ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अभी हाल ही में दिल्ली में जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनको पेट्रोल दिए जाने पर, ईंधन दिए जाने पर जब बैन लगा तो सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक इसमें जम करके बवाल हुआ, हंगामा हुआ और तर्क वितर्क भी हुए। इसमें सरकार के इस फैसले की निंदा भी हुई कि भाई प्रदूषण रोकने के लिए भला गाड़ियों की उम्र का क्या देखना, अगर वो गाड़ी पॉल्यूशन फैला रही है उसकी चेक कीजिए, उसको बंद कीजिए, क्या नहीं क्या पुरानी। तो तरह तरह के तर्क दिए गए और आखिरकार बवाल इतना बढ़ा कि दिल्ली सरकार को ये अपना फैसला वापस लेना पड़ा। शुरू में कहा गया कि जो सीएनजी की गाड़ियां हैं उनको जो एनपीआर से हटाया जाएगा, यानी जो नंबर प्लेट ऑटोमेटिक रीड करने की जो मशीन होती है उसमें से उसको हटा दिया जाएगा, और जो डीजल की और जो पेट्रोल की है 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियां उनको करेगा। लेकिन अब सबको पेट्रोल मिलने लगा है। बहुत सारी खबरें, अब बहुत सारे लोग पछता भी रहे थे कि भैया उनकी जो लाखों की गाड़ियां हैं वो कौड़ियों के भाव बिक गई उस फैसले की वजह से, और अब वो पछता रहे कि हमने क्यों बेचा। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बनी रही। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस तरह के फैसलों से प्रदूषण पर कोई फर्क पड़ता है? ये तो बहुत सालों से ये तय था। सरकार ने, एनजीटी ने, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उसने भी ये कहा कि भाई जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं, 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनको उन पर बैन लगना चाहिए, उससे ज़्यादा गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जो आदेश थे वो लगभग 2016 में इस तरह के आदेश आए थे। उसके बाद उसको चुनौती दी गई। 2018 में भी सरकार ने इस फैसले को यथावत रखा, यानी कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को ऐसा कैसा रखा। अब बड़ा सवाल यह है कि सारी मशक्कत के बाद में नतीजा क्या निकला? क्या व्यवस्था कुछ सुधरी है? और जो ये कहा जा रहा था कि भाई तकनीकी जो दिक्कतें थी, तकनीकी रूप से सरकार समझा नहीं पाई, इस मामले को डील नहीं कर पाई, उसके तकनीकी पहलुओं को समझ नहीं पाई, बस कुछ नया करना है उसकी धुन में ये बैन लगा दिया गया। तो इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए और दिल्ली में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल चिकारा जी मौजूद हैं। ये विशेषज्ञ हैं और मीडिया में बाकायदा इनकी जो सलाह हैं, जो सुझाव हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, इनको अक्सर देते रहे तो पढ़ने को मिलता है। और अभी जो सरकार ने जो बैकफुट पर जब सरकार आई है तो उसके पीछे भी इनकी एक सलाह थी, जो मीडिया में इनके नाम से कुछ खबरें प्रकाशित हुई, उसके बाद सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। तो चिकारा जी, आउटपुट क्या निकला और अब क्या देख रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहा है सारा मामला? मैं अपने स्टोरी का क्रक्स तो ऑलमोस्ट पहले से ही बता दिया। अगर मैं भी उसी चीज को संक्षिप्त में आपको बताऊं कि 2014 में जो एक फैसला लिया गया था CAQM, उससे पहले एप्का थी। तो जो आज हमारे को CAQM बोलते हैं, उससे पहले कि भूरेलाल कमेटी, अगर आपको याद हो। हाँ, बिल्कुल भूरेलाल कमेटी के रिकमेंडेशन पर 10 साल की डीजल और 15 साल की पेट्रोल गाड़ी को एज, मतलब उसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ करके उनका डी रजिस्ट्रेशन कर दिया। यानी कि वो लोग जो गाड़ियां हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, और अनरजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पर चलाना एक मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार एक बड़ा अपराध है। तो इस वजह से फिर ये गाड़ियों को पहले तो जब ये आया तो लोगों ने उस टाइम भी विरोध किया। फिर वो उस टाइम में ऑप्शन नहीं थी। फिर कुछ लोग PIL लेके 2014 के फैसले को 2018 में वापस गए। और अच्छा, जब ये फैसला किया गया तो NGT ने भी उसको एक वर्धमान कौशिक करके एक केस था, तो उसके तहत इसी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी NGT के सपोर्ट किया और जो NGT के दिशा निर्देश थे उनको यथावत करा। फिर उसके बाद में एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि ये गाड़ियां जो पुरानी हैं इनको स्क्रैप किया जाए। तो स्क्रैप की फैसिलिटी करने के लिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये ऑरेंज जोन का है, DPCC ने इनको परमिशन नहीं दी और ये NCR में स्क्रैपिंग यूनिट लगनी शुरू हुई। और उसके बाद में
ये इनको एक अधिकार भी दिया गया एनफोर्समेंट के साथ में, ट्रैफिक पुलिस के साथ में और एनसीडी को, कि भाई आपको अगर कोई पब्लिक प्लेस पे कोई गाड़ी चलती मिले 10 या साल खड़ी या मिले, 15 साल पुरानी हाँ, जो खड़ी है। मिले पब्लिक प्लेस पे, हम्म। उस गाड़ी को आप उठा लें और उसको स्क्रैप में दे दें। हालांकि उसका स्क्रैप वैल्यू इसको भी बहुत ज्यादा है, इस पर भी काफी विवाद हुआ कि वो जो स्क्रैप वैल्यू है उसको बहुत कम लगा रहे हैं, कोरियो के दाम लगा रहे हैं, और कुछ गाइडलाइंस हैं स्क्रैपिंग की भी, एक दिशा निर्देश कुछ तय किए गए होंगे, उन दिशा निर्देशों का वो उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें खूब आती थी। जैसे दिल्ली के अंदर पाइन व्यू एक कंपनी है, बहुत शिकायतें उसके पास आई, इवन की उन स्क्रैपिंग कंपनियों पर मुकदमे भी दर्ज हुए। जी। तो जहां तक बात ये उसकी जो कीमतें हैं, कीमतों का लिए ग्रे एरिया है, वो तो सीधा बताते हैं कि ये गाड़ी का हमारी लोहे के भाव क्या है। लोहे का जो स्क्रैप वैल्यू है, अगर वो स्क्रैप वैल्यू देखा जाए तो बाजार में जो बिल्कुल कबाड़ी वाला लोहा मिलता है वो 20 रुपए किलो के करीब मिलता है। तो ये लोग भी 20, 22, 25 जिस हिसाब से गाड़ी मिलती है, और ये वाला एरिया का भी अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था, तो यानी कि अगर मैं बात करूं वैगन आर की, मारुति 800 की, तो इनको तो वो 15-20 हजार रुपये देते हैं। अगर इनोवा की बात करें तो उसको भी 50 हजार, BMW, और या आप कोई ज्यादा बड़ी हाई एंड इससे की जो ज्यादातर गाड़ी है, स्पेयर पार्ट बिक जाएंगे उसके। देखो जी बिल्कुल ये जो बात है, अब मैं आपको बल्कि एक मीडिया का इसमें मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये जो गाड़ियों का जो सामान है, लाइक जैसे टोयोटा का इंजन है, इनोवा का इंजन है, आपका ने गाड़ी तो ली उनसे 45 हजार की, और वो इंजन अगर हम साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर जितने भी जनरेटर हैं या ये जो पानी की नाव होती है, इनमें वो इंजन लग रहा है और वहां पर वो लाखों में है कीमत। तो ये भी एक चर्चा का इसको क्या विषय है। इसके पीछे भी कोई स्कैम देखते हैं क्या आप? मैं इसको स्कैम नहीं देखता, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई चीज देखेंगे, बनाएंगे, बनाने के बाद में उसमें कुछ त्रुटियां आएंगी, जैसे आपने अभी बताया, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि भाई स्पेयर पार्ट की कीमत तो बहुत ज्यादा है उससे। हाँ, तो हम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, अगर हमारे पास कोई चीज सही सलामत वहां पर बची है, लाइक इंजन असेंबली की बात है या ट्रांसमिशन की बात है, तो ये एक ऐसे बड़े सिस्टम है जो कि हम दूसरा में उनको यूज कर सकते हैं। अब भारत में मत करो तो चलिए विदेश हम में उस पे जाना। आते हैं। इसका जो असली मेन कॉज रूट है हाँ, वो पोल्यूशन है। ये यस सारी की सारी चीजें पोल्यूशन को कम करने के लिए सारी कवायद रखी गई है। जी, मेरा सवाल दूसरा है, दिल्ली के अंदर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, सेंट्रल जी, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, उनकी भी अपनी R&D होती होंगी, रिसर्च वगैरह होते होंगे, वो खर्च करें, वो ये उसका इलाज निकालने के बजाय आप किसी एक आम आदमी है जो खून पसीने की कमाई से सेकंड हैंड गाड़ी लेता है और उसको आप एक झटके में कह देते हो कि भाई जाइए रिटायर हो गई है तो गाड़ी इसकी लाइफ नहीं रह गई। क्यों भाई? आप सवाल यह है कि वो पोल्यूशन फैला रही है कि नहीं फैला रही है, इसकी गाड़ी की उम्र से क्या मतलब है? तो प्रोफेशनली तरीके से सरकार निपट नहीं रही है, सोच नहीं रही है। इसमें क्या भूमिका डीपीसीसी की है, सीपीसीसी की है? क्यों नहीं वो R&D करती? क्यों नहीं? करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का बजट इनके पास होता है, वो क्यों नहीं इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी इजाद करते कि भाई जो पुरानी गाड़ियां हैं वो पोल्यूशन ना फैलाएं? इस जी। दिशा में काम होना चाहिए ना। आपने जो बात बताई बिल्कुल इस तरीके का, जब दिल्ली सरकार इस पे काम कर रही थी, क्योंकि तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक सिस्टम बनाया था ATS, ऑटोमेटेड टेस्ट स्टेशन, और वो पूरे भारत में लागू है। यानी कि अगर जो मैं आपको बताऊं, आप दिल्ली छोड़ दीजिए, अब दिल्ली के अलावा किसी स्टेट में भी जाए, अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई है तो आप फिटनेस कराएंगे ऑटोमेटेड, फिटनेस में उस गाड़ी को देखा जाएगा कि क्या ये गाड़ी चलने लायक है, क्या ये गाड़ी प्रदूषण फैला रही है। अगर वो प्रदूषण नहीं फैला रही है तो उसको 5 साल का री रजिस्ट्रेशन कर दे। और मतलब उन लोगों में ये समस्या सिर्फ केवल दिल्ली में है। और तो दिल्ली के लोगों के पास भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने 2021 में प्रपोजल भेजा था कि आप लोग भी हमारे इसी स्ट्रीम में आ जाएं। तो उस टाइम में दिल्ली सरकार ने इस पे जो था कोई फैसला नहीं लिया और वो उसको एज इट इज चलने दिया। तो नई सरकार आई तो CA का तो काम है कि जी आप कोई ना कोई डायरेक्शन लगाओ। इन्होंने भी उस डायरेक्शन को विद न्यू सिस्टम की ANPR लगा के फ्यूल बंद करके करने की शुरू की।
और फिर जैसे ही उसके बारे में जब कुछ चर्चा होने आपका भी लगी, एक आर्टिकल आया था अखबार में, नोवा जी टाइम्स जी में पढ़ रहा था। हाँ। बिल्कुल, तो इस बारे में जब टेक्निकल ग्राउंड पे बात होने लगी, तो सीएपीएम से भी मेरा एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। तो हमने बताया कि जी सीएनजी गाड़ियां तो वैसे ही क्लीन में, यानी कि इट इज मोर फ्यूल कंप्लायंट देन योर BS6। तो आप इनका पोल्यूशन लेवल देखो ना, आप इनका अंदर देखो हाइड्रोकार्बन, जबकि फ्यूल तो एक ही जा रहा दोनों में, दोनों में BS6 हो चाहे 4 हो। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मैं आपको बता, अभी सीएनजी की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सीएनजी गाड़ी का जो फ्यूल है वो क्लीन फ्यूल है पहले से, और सीएनजी की गाड़ियों का अगर मैं पोल्यूशन लेवल चेक करता हूँ, मैं BS4 गाड़ी का चेक करता हूँ, तो वो 0 और 0.05 और मतलब बड़ा कम लेवल पे आएगा। और इसी तरह का BS6 की भी, जो मैं पेट्रोल की बात करूं, तो देखा जाए तो जो पुरानी, अगर हम सीएनजी की गाड़ियों की बात करें, तो दे आर मोर क्लीनर देन योर एग्जिस्टिंग BS6 जिसको लिए हमारे बहुत महंगी गाड़ी है। अगर आपकी एक कार, सपोज मैं मारुति की एक मिनिमम लेवल की बात करता हूं, तो जो कार आपकी 4 लाख की आती थी, BS6 में वो 5.5 या 6 लाख की आएगी। यानी कि आपने उसको फ्यूल ट्रीटमेंट के लिए उसको पैसा ज्यादा दिया, लेकिन वो भी वही परफॉर्म कर रही है, क्योंकि टेल पाइप एमिशन, और टेल पाइप एमिशन हमारा जो भारत का है वो वर्ल्ड के स्ट्रिक्टेस्ट, सबसे जो सख्त नियम है उनमें से है। तो हमारा BS6 की और सीएनजी की जो गाड़ियां हैं वो एक पैरामीटर पे आती है। तो एक तो स्टोरी है, और जो आपने बिल्कुल सही बताया, जब ये बात सीए के ने पता करी, उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने सीएनजी की गाड़ियों को टच नहीं किया। तो दिस इज, आई एम थैंकफुल टू देम कि लोगों को कम से कम बिना बात जो फ्यूल कंप्लायंट गाड़ियां थी उनकी वीरगति होने से बचाया। तो अब इतने टाइम से हम देख रहे हैं 2014 से लेकर के अब यहाँ ये टाइम भी आ गया, आपको लगता है कि कोई प्रोफेशनल तरीके से निपटने की कहीं कोशिश हो रही होगी, इसको टेक्निकली कहीं कोई समझने की कोशिश हो रही होगी, आकर के केवल कोई नया फैसला लेना है तो इसलिए फैसले ले रहे हैं? आप रोज मीडिया पे देख रहे हैं, और आप जागरूक हैं और और लोगों को भी जागरूक करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि अभी कोई टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं आया। सॉल्यूशन तो उसमें जब जरूरत, एक जैसे आपने शुरू में बताया, प्रोफेशनलिज्म की, सरकार हैज टू बी स्मार्टर देन द एग्जिस्टिंग पीपल, जब तो वो गवर्न करेगी। और अब अगर मैं आपको जो नई एक और जो चीज बताना चाहूंगा, कि जो BS4 गाड़ी है, BS4 गाड़ियां हैं 2010 ऑनवर्ड, यानी कि अब जो गाड़ियां कटेंगी वो BS4 की कटेंगी, और BS4 में जो फ्यूल जा रहा है वो BS6 का जा रहा है, और BS6 का जो फ्यूल है वो ऑलरेडी बहुत कंप्लाइंट है। यानी कि जो सल्फर की, अब जब बड़ा अखबारों में आता है कि सल्फर का जो वैल्यू है 5 टाइम कम हो चुका है, और पेट्रोल के अंदर भी इसी प्रकार के हमारा जो फ्यूल है वो पहले से ही कम है, पोल्यूशन फ्री है। फिर उसके बाद में हमारे पास एक आफ्टर ट्रीटमेंट लगा है। ये जो गाड़ियां हैं BS4 हो या BS6 हो, इनके अंदर साइलेंसर नहीं है खाली, इसके अंदर भी एक मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। जैसे आपका फ्यूल ज्यादा आएगा, पेट्रोल अनबर्न्ट आएगा, तो ये क्या करेगा, फ्यूल का अमाउंट कम कर देगा, और फिर जैसे जब वो फ्यूल कंट्रोल लेवल पे आएगा तभी वो गाड़ी चलेगी। और ये ऑटोमेटिक बैलेंसिंग उसकी जो अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो करते रहते हैं। और अब मेरा जो अपना मानना है, जो आपने भी बिल्कुल बात कही, कि इनको टेक्निकल ग्राउंड पे देखो, आप इनमें देखो कि प्रदूषण फैला रहा है, आप स्क्रैप करो, आप इनको बिल्कुल उसमें जो लेकिन जिन गाड़ियों ने पोल्यूशन नहीं फैलाया है वो डिवाइस नहीं किया गया, ATS सिस्टम। तो दिल्ली के अंदर अभी उद्घाटन अभी किया है पिछले 3-4 दिन पहले, तो उस ATS सिस्टम का बात तो किया गया है, लेकिन अब वो कैसे काम करेगा, क्योंकि इनके पास तो नवंबर तक का ही टाइम है। नवंबर तक के टाइम में दिशा निर्देशन का तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए लोगों को, तो उस हिसाब से दे कैन प्लान इट। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर जो गाड़ियां इन्होंने 1 नवंबर तक छूट तो दे दी है, लेकिन उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अभी भी इनवैलिड है। तो इफ दे आर फाउंड फ्लाइंग, और तो वहीं खड़े हैं जहां थे। हाँ, तो एक जो फैसला है उसको आपने एक बार लिंगर ऑन कर दिया, यस, तो वो कब तक रहेगा? क्या सलाह, अब अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लोगों को भी, जनता को भी नहीं पता कि क्या सरकार फैसला लेगी, क्या होगा। इवन सरकार को भी शायद ही पता हो, क्योंकि जिस ग्राउंड पे सरकार ने अपना फैसला वापस लिया वो ग्राउंड बाद में भी वही रहेगा। बिल्कुल। तो क्या सलाह सरकार को देंगे, और क्या सलाह आप, अंत में मैं चाहूंगा कि
जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आपको सलाह दें। बस इसमें यही है कि इन गाड़ियों का जो एक रोबोस्ट टेस्टिंग हो और ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो, जो कानूनी रूप से है, जो दूसरे स्टेटों में हो रहा है उसी तरीके से हमारे यहाँ हो। और हम मैं ये चाहूंगा कि बेशक हमारा जो कानूनी प्रक्रिया है, टेस्टिंग का जो आप कह प्रक्रिया रहे है, हैं कि उससे भी ज्यादा गाड़ी की उम्र ना देखें, हो सकता है मैंने कम चलाई है, हाँ, गाड़ी की उम्र ना देखें, उसकी हालत देखें, उसकी वो कितना पोल्यूशन फैला रही है उसको टेस्ट करें। मैं और फिर इस पे अपना घर का एग्जांपल देता हूँ। हाँ। हमारे फादर साहब की गाड़ी थी, अब वो इज नो मोर, वो मात्र 30,000 चली थी। हाँ। और वो गाड़ी का 30,000 भी जो था वो बल्कि ज्यादा बता रहा हूँ मैं, और दैट वाज इन एक्सलेंट कंडीशन, लेकिन वो बिकी वही 30,000 के करीब में। तो क्योंकि दुख तो होता है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है और मेरी वो गाड़ी स्क्रैप के भाव जा रही है। तो एटीएस का एक तरीका है, हमारे को सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, उसकी ब्रेक्स भी चेक करनी चाहिए, स्टीयरिंग भी चेक करना चाहिए, हमारे को उसका पोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए और पोल्यूशन की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अभी जो जैसे अभी आपने देखा हो कि ये हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ भी किया है, तो डिस्ट्रिक्ट में हमारे को स्मार्ट पुलिसिंग करने की जरूरत है। अब एआई बेस्ड थर्मल कैमरा है, वो दूर से ही गाड़ी का पोल्यूशन का जो विजिबल पोल्यूशन है वो दिखा देगा। और जैसे डीजल की गाड़ियों को दिल्ली में मना किया जा रहा है 1 नवंबर से आने के लिए, तो वो दूर से ही देख देगा कि ये वाली गाड़ी पोल्यूशन फैला रही है। आगे आप एनफोर्समेंट टीम रखें और उस गाड़ी को फिर दोबारा से चेक करें। इफ इट इज फाउंड पोल्यूटिंग देन इट शुड बी सेंट बैक टू इट एंड व्हाटएवर एक्शन दे कैन प्लान दे कैन डू इट। तो बट उसमें भी अब स्मार्टनेस की जरूरत है, टेक्निकलिटी की जरूरत है। खाली एक आदेश की से तो लोगों के पास अन्याय होगा। तो आप तो खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं और जानकार भी हैं, लग रहा है कि सरकार अब ये रोक तो दिया, लेकिन इस दिशा में अभी कोई काम हो रहा है कि अगर आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे, क्या कोई इस तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज दी जाएगी, देखिए या व्यवस्था होगी? अब लोग भी डर रहे होंगे कि भाई 1 नवंबर तो आ गया भाई नजदीक, थोड़े दिनों बाद, तब उस गाड़ी का क्या करेंगे? लगता है कि सरकार या कोई ऐसा भी जो हम देखते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो विसल ब्लोवर हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर देते हैं, तो अगर कोई पीआईएल लेकर के जाए, आपको लगता है कि वैलिड पॉइंट है उसके, जो आपने जैसा बताया कि ये बिल्कुल टोटल एंड प्रैक्टिकल फैसले हैं सारे के सारे, सरकार इस पर कोई संज्ञान ले सकती है? देखिए 2018 में तो लिया नहीं, अब कोई नए तर्कों के साथ, नए हालात के साथ अगर कोई लेकर के जाता है तो बिल्कुल ज़रूरत है। और इस टाइम में सरकार को बहुत जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में आना चाहिए कि दीज आर द सोल्यूशन, ये हमारे सोल्यूशन और टेक्निकली वैलिड और सस्टेनेबल होने चाहिए। क्योंकि जो इनके पास जो, क्योंकि मैं इस विभाग से भी था और प्रदूषण के ऊपर मैंने पहले भी बहुत काम किया था, और तब मैंने थोड़ा सा इनसे भी जानकारियां ली। तो इन्होंने बताया कि जी हम लोग दे आर डिपेंडेंट अपॉन जो टेस्टिंग होती है इनिशियली, वो ARI, ICAT, ये कुछ संस्थाएं हैं, बट इन यूज व्हीकल है वो पब्लिक डोमेन का है। तो पब्लिक डोमेन का है तो पब्लिक डोमेन में आप अपना एमिशन सिस्टम को रोबोस्ट करें। आप इसमें जो एनफोर्समेंट के लिए IR AI बेस्ड कैमरे हैं, जो इंफ्रारेड लेयर्स बताता है, थर्मल कैमरा आप उसकी टेम्परेचर को विजिबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करके बताता है, तो वो एविडेंस हैं। तो हमारे को टेक्नोलॉजी को एडॉप्टेड करना होगा और तब जाके पब्लिक को एक सॉल्यूशन दे पाएगी, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बने कि यस सरकार उनके साथ है। चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां अनिल चिकारा जी ने दी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ सरकार को सलाह देते भी नजर आए कि आप गाड़ियों की उम्र ना देखें, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, कुछ ऐसे उपाय निकालें जिससे पोल्यूशन कम हो। गाड़ियों की फिटनेस का जिस तरह से प्रमाण पत्र मिलता है, इसी तरह पोल्यूशन का प्रमाण पत्र भी मिले, चाहे फिर वो गाड़ी कितनी साल पुरानी हो। अगर वो पोल्यूशन नहीं फैला रही है तो उसे चलने दिया जाए। अब 1 नवंबर के बाद फिर देखते हैं क्या हालात होते हैं, सरकार इस पर कितना क्या फैसला ले रही है। अभी मामला लिंगनोन है, लेकिन कुछ हलचल सरकार की तरफ से हो रही हो, उपाय हो रहे हो इस दिशा में, वो तो फिलहाल नज़र आते नहीं है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।